नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की और राजनीति की पिच की। आप में से बहुत से लोग रोज शाम आईपीएल के मैचेस भी देखते होंगे। क्वालिफाइंग स्टेज की तरफ जा रहा है, खेल दिलचस्प होता जा रहा है और यही हाल राजनीति की पिच का भी है। आधे से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत, राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। परसों चौथे चरण का मतदान होगा 96 सीटों पर। चुनावी शोर थम गया है, लेकिन राजनीति की इस पिच पर एक बॉल डाली गई है, जैसे आईपीएल में डाली जाती है। अब यह बॉल लूज बॉल है क्या, फुल टॉस की, मारो जोर लगाकर छक्का, या ये यॉर्कर है कि अंगूठा ही तोड़ दे, या ये एक गुगली है, सोचा कुछ निकलेगा कुछ, या ये नो बॉल है कि इस पर फ्री हिट भी लग सकती है। और मैं किस बॉल की बात कर रहा हूं? यह बॉल डाली है अरविंद केजरीवाल ने। 50 दिन जेल में काटने के बाद अंतरिम जमानत पर बाहर आए कल देर शाम अरविंद केजरीवाल, और आज उन्होंने बॉल डाल दी। बॉल क्या डाली? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बीजेपी और एनडीए ताल ठोक रहे हैं। अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी सरकार। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब की बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, वो तो साल डेढ़ साल के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और इसकी वजह क्या बताई? कि अगले साल सितंबर के महीने में 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री की उम्र 75 साल हो जाएगी। और बीजेपी तो एक वक्त था कि भाई 75 से पार हो गए तो मार्गदर्शक मंडल भी बना दिया था। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, दो कद्दावर नेताओं को उस मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया था। हालांकि उसकी कभी कोई बैठक नहीं हुई, कोई मार्गदर्शन उन्होंने नहीं दिया। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिर अमित शाह बन जाएंगे प्रधानमंत्री। तो मोदी की गारंटी की दुहाई जो दी जा रही है, वो गारंटी कैसे पूरी होगी? और इसी में यह कड़ी जुड़ती है। यह फुल टॉस है क्या, लूज बॉल है क्या, यह यॉर्कर है, यह गुगली है, या ये नो बॉल है? अब प्रधानमंत्री मोदी तो इस पर रिस्पॉन्ड क्यों करेंगे, पर अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह का कहना है कि मोदी ही, प्रधानमंत्री मोदी ही सरकार का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी में इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। 75 साल की कोई ये लक्ष्मण रेखा हमने नहीं बनाई है। तो पहले बयान सुनिए, फिर इसके अंदर क्या राजनीति छुपी है, वो पेच क्या है, उन्हें खोलने की हम कोशिश करेंगे। पहले बयान। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पहली नजर में केजरीवाल का यह बयान, यह आरोप, यह संशय पैदा करने की जो स्थिति देने वाला बयान है, हास्यास्पद लगता है।
कि अरे प्रधानमंत्री मोदी वो क्यों रिटायर करेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के चाणक्य, उनके मुख्य रणनीतिकार और सरकार में नंबर 2 हैं, कहने को मतलब कागज पर तो राजनाथ सिंह हैं, पर नंबर 2 हैं बीजेपी में, सरकार में अमित शाह, उन्होंने जो पलटवार किया है, तो ये राजनीतिक बयान बड़ा अहम हो जाता है। अब तक बीजेपी लगातार विपक्ष से यह सवाल पूछती थी, मोदी के सामने कौन। अब यहां पर खेल को पलटने की कोशिश की है क्या अरविंद केजरीवाल ने, यह सवाल उठाकर कि भाई 75 साल के हो जाएंगे, उसके बाद मोदी क्या देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, और मोदी शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या शाह गारंटी पूरी करेंगे। जब विपक्ष से यह सवाल पूछा जाता था कि मोदी के सामने कौन, तो विपक्ष के पास लाचारी के अलावा वो लाचारी भरा जवाब होता था कि हमारे पास तो बहुत सारे नेता हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन मोदी के बाद कौन, अब यह सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल ने, इसका जवाब बीजेपी का कोई नेता क्या दे सकता है। और 75 की जो बात है कि 75 साल के बाद रिटायर होना चाहिए, अब इसको लेकर एक कंफ्यूजन है बीजेपी में। भाई मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को टिकट नहीं दिया गया 2019 में। अप्रैल 2019 में अमित शाह ने कहा था कि 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को लोकसभा का टिकट नहीं देने का फैसला उनकी पार्टी का था, जिसके चलते लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता चुनाव नहीं लड़ पाए। जबकि बाद में, उससे पहले भी बाद में भी कहा गया कि भाई ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। तो नियम नहीं बना तो कुछ लोगों को इजाजत मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। आज की तारीख में, अभी तो 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, पर आज की तारीख में 17वीं लोकसभा में 70 साल या उससे अधिक की उम्र वाले जो अब बीजेपी के सांसद हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी तो हैं ही, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, रविशंकर प्रसाद, हेमा मालिनी, अश्विनी चौबे, उनको टिकट नहीं दिया गया है। एसएस अहलूवालिया और 75 या उससे अधिक की आयु वाले 17 सांसद हैं, 80 से भी ऊपर वाले 2 सांसद हैं। पर यह जो सवाल उठाया, और इस सवाल में योगी आदित्यनाथ का नाम फिर से जो जोड़ने की कोशिश की है, पहले और दूसरे चरण में, खास पहले चरण के बाद आपको ध्यान होगा कि राजपूतों में नाराजगी, पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बयान दिया गुजरात, उसकी गूंज राजस्थान से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आई थी, और बहुत सारी पंचायतें की गई थी राजपूतों की तरफ से, उन्हें डर कि पुरुषोत्तम रूपाला ने ये क्या कह दिया, जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद से टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्या योगी का मामू बना दिया जाएगा, अगस्त में उन्हें हटा दिया जाएगा, जैसे शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, क्या योगी आदित्यनाथ को भी हटा दिया जाएगा। ये सवाल थे। इन सवालों को फिर से उछालने की कोशिश है, या ये कहीं डर भी है अरविंद केजरीवाल और विपक्षी खेमे में कि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी की कोई काट नहीं है, जहां काट ना हो वहां असमंजस का रायता फैला दो। क्या यह भी एक खेल हो रहा है। और जो ये 96 सीटें हैं, इन 96 सीटों में उत्तर प्रदेश की 13 सीटें भी आती हैं, और अभी उत्तर प्रदेश में 80 में से महज 26 सीटों पर ही मतदान हुआ है, यानी कि 54 सीटें अभी बाकी हैं। ताल ठोक रहे हैं अरविंद केजरीवाल की 220-230 सीटें आनी है बीजेपी की, तो कोई 400-400 नहीं। हालांकि वो राहुल गांधी से थोड़ा अलग हो गए हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं इनकी 150 भी नहीं आ रही, तो विपक्ष में भी अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं क्या। और अरविंद केजरीवाल खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या मोदी के खिलाफ, मोदी के बरक्स खुद को खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में कितनी सहज होगी कांग्रेस, यह भी अपने आप में सवाल है। तो डर किसको है और डरा कौन रहा है, यह भी अपने आप में एक सवाल है, और इसी को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पहली बार हो रहा है
चुनावी जंग में मोदी का उत्तराधिकार कि मोदी के बाद कौन है आपके पास, यह सवाल उठा रही है ऑपोजिशन। और केजरीवाल भविष्य बता रहे हैं, डर रहे हैं या डरा रहे हैं। चर्चा में किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है, वहां तो ताल ठोकी जाएगी। तो हम विश्लेषण करने की यहां कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं, अभिज्ञान प्रकाश पत्रकार तो हैं ही, दरअसल बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, लेखक भी हैं, तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हैं, सीधी बात करते हैं और सीधा सवाल कार्यक्रम के अब लगभग रेगुलर हिस्सा हैं। प्रभु चावला इस चर्चा में जुड़ेंगे और साथ ही साथ देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक यशवंत देशमुख भी इस चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं। तो अभय दुबे जी, ये अरविंद केजरीवाल ने जो बॉल डाली है, ये लूज बॉल है, ये फुल टॉस है, ये यॉर्कर है, ये गुगली है या ये नो बॉल है, सवाल उत्तराधिकार का भी हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी गए, पूरी पारी खेलेंगे या नहीं, अब उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये तो गुगली है और गुगली की विशेषता होती है, जैसा कि आपने कहा भी है, कि जो होती है वो दिखती नहीं है। और साथ में वो बल्लेबाज के मन की जो दुविधाएं होती हैं, उसका जो भ्रम होता है बल्लेबाज का, उसको भी उजागर कर देती है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये एक बहुत बड़ी दुविधा है कि मोदी के बाद कौन। इस बात पे कभी चर्चा नहीं हुई है, ये बात सही है, लेकिन ये भाजपा के अंदर ये बात चलती रहती है कि मोदी के बाद कौन। जब मोदी नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में का राजनीतिक नेतृत्व कौन करेगा, कौन संभालेगा, क्योंकि इतना सत्ता का केंद्रीकरण है पार्टी में कि उसमें कौन होगा ये पता लगा, क्योंकि दूसरा कोई नेता है ही नहीं, स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी कोई नहीं है। अब जो होड़ है वो केजरीवाल के बयान में ही साफ दिखती है। केजरीवाल कहते हैं बीजेपी को एड्रेस कर रहे हैं, आम वोटर को भी, सभी को एड्रेस कर रहे हैं, से कह रहे हैं कि भाई मोदी के बाद कौन है इनके पास। सभी को कह रहे हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश के वोटर को कह रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा। हाँ, इसीलिए योगी आदित्यनाथ, देखिए उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पहले 2 महीने में योगी को निपटाएंगे और फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यही तो कहा। सीधा मतलब यह है कि मोदी के उत्तराधिकार को लेकर जो पार्टी के अंदर भीतरी लड़ाई है वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में है। और यह बात उत्तर प्रदेश में कम से कम पहले दौर के मतदान के 1 महीने पहले से चल रही है कि अगर इनको उत्तर प्रदेश में 75 या 80 सीटें प्राप्त हुई और अगर इनको 350 से ज्यादा सीटें, 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई, तो उसकी पहली कैजुअलिटी ये होगी कि ये लोग आदित्यनाथ को रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि आखिरकार अमित शाह को आगे आना है। और ये बात काफी दिनों से, यानी मेरा कहना यह है कि पिछली बार 2022 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब भी इस बात की चर्चा थी कि अमित शाह में और योगी आदित्यनाथ में बिल्कुल पटती नहीं है। हाँ, बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। तो ये चीजें बहुत दिनों से चल रही हैं। केजरीवाल ने सिर्फ इसको मंच से कह दिया है, आग में घी डालने का काम किया है, अगर आग है तो, बिल्कुल वो, या जो वो इमेजिन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं गुगली शब्द इसके लिए, गुगली की उपमा इसके लिए बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि गुगली दोनों काम करती है। वो विकेट भी लेती है, वो बल्लेबाज की मन की दुविधाओं को भी उजागर कर देती है, और जब वो होती नहीं है वो दिखती नहीं है, और दिखती है वो होती नहीं है। यहां पर प्रभु ये जो गुगली बता रहे हैं, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप इसे गुगली मानते हैं, लूज बॉल मानते हैं, इसको यॉर्कर मान रहे हैं या नो बॉल है, इसमें फ्री हिट भी क्या बीजेपी को मिल जाएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि अरे भाई प्रधानमंत्री मोदी तो अगर प्रधानमंत्री बने भी तो सितंबर 17, 2025 तक रहेंगे, उसके बाद अमित शाह बनेंगे प्रधानमंत्री। वो कैसे करेंगे गारंटी पूरी। ये हास्यास्पद है ये बयान, या ये कुछ राजनीतिक संकेत संदेश वो देने की एक असमंजस भी पैदा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखो, आप क्रिकेट की एनालॉजी यूज करेंगे तो मैं कहूँगा इन स्विंगर है ये। अच्छा, ये तो गुगली नहीं है, इन स्विंगर है। फेंकने की कोशिश की उन्होंने बॉल को, ताकि लगता है कि लगे कि बाहर जा रही है अंदर के अंदर तरफ बॉल। पर मैं वो ईमान रख, केजरीवाल जेल से आए हैं, उनके अंदर जोश पड़ा हुआ है, तो नई बात जब तक नहीं करेंगे तो हेडलाइन कैसे बनेंगी, डिस्कस कैसे करेंगे। हाँ। इस बात को जानते हैं मीडिया के अंदर कैसे बनना, मोदी से अभी एक कदम आगे बढ़ करके हैं। हाँ। सुर्खियों पे कब्जा करना, हेडलाइन ग्रैबिंग करना, तो केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं।
तो मेरे को लगता है ये है जो उन्होंने कहा है, जो बैकग्राउंड इसकी जो है, मैं जर्नलिस्ट हूँ थोड़ा सा 45 साल से, मैं थोड़ा गॉसिप में थोड़ा कम विश्वास करता हूँ। जब तक मैं सुनूं नहीं खुद और या देखूं नहीं खुद, मैं बोलता नहीं हूँ। नहीं तो मतलब आपने कहा, एक मिनट प्रभु, आपने कहा कि ये बस एक हेडलाइन मात्र है, हेडलाइन ग्रैबिंग की। अब अखबारों का दरअसल देखिए ये कड़वी हकीकत है कि भाई कोई हेडलाइन आई, वो अखबार अगले दिन रद्दी की टोकरी में चला जाता है। तो ये बयान रद्दी की टोकरी में चला जाएगा, इसकी गूंज आगे भी सुनने वाले हैं हम। अभी 4 चरण बाकी हैं, 3 ही चरण पूरे हुए हैं। मैं बता रहा हूं ना, आज के दिन तो उन्होंने हेडलाइन ग्रैब कर ली, कल अखबारों में भी होगी। आज का नैरेटिव क्या है कि अमित शाह ने रिएक्टर भी दे दिया उसके ऊपर। मोदी अब अमित शाह रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, पार्टी रिएक्ट कर रही है, उनका मजाक उड़ा रही है। यू शुड नॉट बी आउट ऑफ न्यूज। मेरे को यू कैन इग्नोर, यू डोंट इग्नोर मी, यू हेट मी, यू लाइक मी, बट डोंट इग्नोर मी। तो उनकी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है कि मैं जेल से बाहर आया हूं, कोई बड़ी बात कहनी चाहिए जिसके ऊपर डिस्कशन हो, डिबेट हो, सारे के सारे चैनल डिस्कस करेंगे। आज का एजेंडा क्या है? केजरीवाल ने क्या कहा, अमित शाह बनेंगे नहीं बनेंगे, उसके बारे में अटकलें होंगी कि अमित शाह की योगी जी से बनती नहीं है, यूपी में बात पहले से चल रही है। तो नैरेटिव सेट करने की जो बात हुई है, ये हेडलाइन ग्रैबिंग है, अटेंशन डायवर्शन है, अपने ऊपर बीजेपी को डिफेंस के अंदर खड़ा कर देना कि हर रोज अमित शाह की जो रिएक्शन आई, हंसी में उड़ाने की कोशिश की कि ये खामखा मखौल उड़ाने की कोशिश की, ये आक्रामक अंदाज में जवाब दिया गया है या डिफेंसिव, थोड़ी रक्षात्मक मुद्रा में आती दिख रही है बीजेपी आपको प्रभु? भाई आप जब किसी की बात पर रिएक्ट करते हैं तो डिफेंसिव तो हो ही गए ना। आप जवाब दें या तो उड़ा देते हैं, इग्नोर करते हैं, कोई बात करने वाली बात नहीं है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, A&I को बुला करके वहाँ पर बोला भी है। तो मेरे को लगता है कि ये इशू बेस्ड जो है, जो इशू को डाइवर्ट करने की, आज को जो है बॉल कैसे फेंकेंगे, बैट्समैन को डिफेंसिव पे कैसे डालना है, या बॉलर की पिट को हमने पीटना कैसे है, क्रिकेट बाल करते हैं। ये केजरीवाल जेल से आने के बाद उनसे अपेक्षा थी कि वो नई बात कुछ कहेंगे जिसको लोग सुनेंगे, जिसके ऊपर डिबेट करेंगे। ये मैं समझूंगा कि आज के दिन के हेडलाइन ग्रैबिंग एक बात ज़रूर है, जब तक मोदी हैं कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, योगी जी भी जानते हैं कि वो भी, उनके पास उम्र बहुत है, 50 साल के हुए मुश्किल थे अभी तक। अब 2029 के बाद भी उनके बारे में सोचा जा सकता है। अमित शाह उनके सक्सेसर हैं, एक नंबर 2 की बात पर चर्चा होती रहती है। परंतु ये भी कह सकते हैं कि मैंने ये भी मैं कहना नहीं चाहता कि पुतिन जैसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, इस तरह की बातें भी सुनी। पर ये सब बातें हैं सिर्फ डिस्कशन के लिए, पत्रकारों के लिए हैं, हमारे लिए हैं, बाकी के लिए। पर केजरीवाल की बात का मतलब सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि उनको हेडलाइन में रहना है, बीजेपी को डिफेंसिव पे डालना है 2 दिन के लिए, उसके बाद जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। इसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। विनोद अग्निहोत्री, आप इसे किस तरह से देखते हैं? और इसके अंदर एक और नैरेटिव जोड़ दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि 1 नेशन 1 लीडर, जिस और अभी इशारा किया, व्लादिमीर पुतिन का जिक्र किया प्रभु ने। तो ये वो जो 70 के दशक में इंदिरा गांधी के बारे में देवव्रत बरुआ उनके जो अध्यक्ष होते थे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो आज की तारीख में बीजेपी ऐसा नहीं कहती है, पर वो हो गया है कि इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया। एंड खासकर बीजेपी की बात करें तो मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। सांसद की पहचान नहीं है, मोदी की पहचान है। देखिए, बीजेपी संस्थागत रूप से भले ना कहती हो, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता तो कहते ही हैं कि मोदी जी भगवान की बहुत बड़ी देन है। कुछ लोग अवतार भी बता देते हैं उनको, तमाम उनके बारे में इस तरह की महिमा मंडन तो उनका भी होता है, जैसे इंदिरा गांधी का महिमा मंडन होता है। अरविंद केजरीवाल ने जो छोड़ा है, उन्होंने दरअसल पानी में पत्थर फेंका है और वो देखना चाहते थे लहरें कैसे उठती हैं। 2 बातें उन्होंने एड्रेस की है। एक तो उन्होंने बीजेपी के अंदर जो सक्सेशन वॉर है, उसको उन्होंने इस अपने बयान से थोड़ा सा झकझोर दिया है कि भाई अब जो नेता उस लाइन में है, उनको वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि यार मोदी जी तो जब तक है तब तक मोदी जी रहेंगे, फिर मोदी जी के बाद कौन होगा। ये देखिए, प्रभु जी इतने पुराने हैं, अडवाणी जी और अटल जी के समय में ही होता था कि अटल जी के बाद कौन, तो अडवाणी जी का नाम स्वाभाविक रूप से आ जाता था, तीसरा नाम नहीं आता था उस समय। लेकिन अब तीसरा नाम योगी जी का आ जाता है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से सामने वाले विरोधी कैंप में एक हलचल मचाने के लिए बयान दिया। हेडलाइन ग्रैबिंग का तो खेल है। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही कि गारंटी भाई मोदी जी दे रहे हैं, कल को मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो गारंटी कौन पूरी करेगा? जो गारंटी कंपनी की होती है, गारंटी संस्था की होती है, गारंटी व्यक्ति की नहीं होती। हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस कंपनी की गारंटी होती है, ना कि उस कंपनी के मालिक की गारंटी होती है। तो गारंटी शब्द को भी उन्होंने एक तरह से, जिसको बीजेपी अपना एक
नारा बना रही है, एक ताकत बना रही है मोदी की गारंटी, उसको भी उन्होंने क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन सवालों के घेरे में डाल दिया कि गारंटी तो संस्था की होनी चाहिए। अगर पर मोदी इसकी ने पलट नहीं तस्वीर तो भी है गारंटी क्या कौन पूरी करेगा? विनोद, इसकी तो ये पलट दो चीजें उन्होंने छोड़ी। पलट तस्वीर भी है क्या कि मोदी की काट नहीं है विपक्ष के पास या अरविंद केजरीवाल के पास, तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर असमंजस पैदा कर दो कि इनके बाद कौन, मतलब वो ये मान रहे हैं कि मोदी जब तक बने रहे तो हमारे पास कोई काट नहीं है। क्या ये भी स्वीकार रहे हैं गाहे बगाहे अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक जवाबी सवाल दागा है जो हमेशा सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष से पूछा जाता है कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन, तुम्हारा नेता कौन, हमारे पास तो मोदी जी हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने वही पलट कर किया है कि आपके पास अगर मोदी जी है तो मोदी जी के बाद कौन, यानी मोदी जी किसके लिए वोट मांग रहे हैं। तो वो एक तरह से उन्होंने विपक्ष का जो हमला, विपक्ष पर जो हमला होता है, अरविंद केजरीवाल ने उसको पलट दिया है। और अरविंद केजरीवाल की शैली है ये, वो भारतीय जनता पार्टी की शैली में ही उसको जवाब देते हैं। ये शैली विपक्ष के दूसरे नेताओं के पास नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के पास। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो हम सबको लगा कि विपक्ष के कैंपेन में एक आक्रामकता आएगी, और वो आक्रामकता आज आपको दिखाई पड़ी है इस सवाल के जरिए। आज हम इस पर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कल के अखबारों की हेडलाइन होगी, हेडलाइन जैबिंग भी होगी, और कल फिर अरविंद केजरीवाल कुछ नई बात कह देंगे इसी तरह से। जैसे मोदी जी एक नई बात कह के हेडलाइन और नैरेटिव बनाते हैं, वही शैली अरविंद केजरीवाल भी अपना रहे हैं। उन्होंने वो कोई नई बात नहीं कही, उन्होंने जो पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं जिन पे लोग चर्चा करते हैं कि भाई योगी जी का क्या होगा, इसका क्या होगा, मोदी जी के बाद अमित शाह बनेंगे, योगी जी बनेंगे, उसको उन्होंने एक राजनीतिक हथियार के रूप में चला दिया बीजेपी के ऊपर। तो यहां पर अभिज्ञान क्या राजनीतिक विमर्श को बिल्कुल पलटने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने? बीजेपी हमेशा यह सवाल पूछती थी कि विपक्ष के पास कौन है भाई मोदी के सामने। वो कह रहे हैं कि मोदी की भी अब यहां पर टाइमलाइन, शेल्फ लाइफ की बात वो ले आए हैं राजनीति में कि भाई बीजेपी तो 75 के बाद मार्गदर्शक मंडल में डाल देती थी, प्रधानमंत्री अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, तो आपके पास कौन है? और आपकी जो गारंटी वो बीजेपी की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी के नाम से जो वादे किए जा रहे हैं वो कौन पूरा करेगा? ये विमर्श को पलटने की कोशिश है क्या? मैंने सब लोगों को बहुत गौर से सुना और यूनानिमस ओपिनियन थी कि केजरीवाल इज अ हेडलाइन ग्रैबर, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस। केजरीवाल का ये स्टाइल है, आप अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं इस वक्त बात करने के लिए, इसलिए मुझे भी ये चर्चा अच्छी लग रही है। अन्यथा मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं 1% भी अपना ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा अरविंद केजरीवाल के बयान पर। नेताओं की आदत होती है, सबसे पुरानी आदत होती है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता कि अपने अपने हिसाब से बयान देकर देखो कि क्या विमर्श पलटता है या नहीं। आज की स्थिति में जो देश देख रहा है, जनता देख रही है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, इट इज नरेंद्र मोदी। अब चूंकि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इस नाम को रख पाने का, आपकी कोई ऑपोजिशन अलायंस या यूनिटी या कांग्रीगेशन कुछ भी सक्सीड नहीं किया, तो आपने एक दूर का तीर चला दिया जो मेरे हिसाब से इसकी कोई हैसियत नहीं। प्रभु चावला ने एकदम सही कहा, 2 दिन बाद ये किसी न्यूज़पेपर या किसी डिबेट के मेनस्ट्रीम में भी नहीं होगा। तो आपने चलाया 2025, ये लीजिए साहब 2025 में क्या होगा और 25 में मोदी का क्या होगा और 25 में मोदी ने जो गारंटी दी है उसका क्या होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन है? वही तो गारंटी दे रहे होंगे ना, दिन भर देते हैं। राजनीति में तो गारंटी दी थी कि हम आके राजनीति बदल देंगे, याद है? इन लोगों को कैसे भूल जाए। तो केजरीवाल का ऑल्टरनेटिव क्या है? अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2035 में जब केजरीवाल का कोई ऑल्टरनेटिव आएगा तो उसके समय के जो वादे केजरीवाल जी ने किए थे तो वो वादों को कौन पूरा करेगा? बेसिकली आई एम बुलशिटिंग, सॉरी अंग्रेजी में कह रहा हूं, क्षमा के साथ। तो आप आराम से कोई भी बात इस तरह की कर सकते नहीं, पर इसमें इसका एक और पहलू भी है अभिज्ञान, आपका पॉइंट फेयर है कि ये खामखा की एक नैरेटिव, एक विमर्श छेड़ने की अरविंद केजरीवाल की कोशिश है, क्यों गंभीरता से लिया जाए।
तो प्रधानमंत्री मोदी भी कि भाई सोना लूट लेंगे, चांदी लूट लेंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं जिक्र नहीं होता, वो भी ये पोजिशनिंग करते हैं। पाकिस्तान में शहजादे को लेकर पाकिस्तान वाले बड़े परेशान हो रहे हैं, तो वो नैरेटिव तो दूसरी तरफ से भी उनको गंभीरता से क्यों लिया जाता है और इसको गंभीरता से क्यों ना लिया जाए, पलटकर ये सवाल भी फिर जरूरी हो जाता है। नहीं, जायज सवाल है। तभी तो मैंने कहा ना कि सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपनी पोजीशन से बयान देते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग नहीं दे रहे हैं। हाँ। बिल्कुल वैलिड सवाल संदीप पूछा है आपने। इसीलिए जनता को अपने विमर्श में तय करना होगा, और इसीलिए आज जैसे यहां पर विशेषज्ञ हैं वो समझाते हैं। अगर आप सुन रहे हैं उनको ध्यान से, मैं सुन रहा हूं, वो समझा रहे हैं। इनमें से कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि इस चीज को फ्लो ऑफ द स्टेटमेंट के साथ आप सोचने लगी और चलिए, नहीं, कोई नहीं कह रहा है और ना कोई कहेगा। इसलिए जनता को समझना होगा कि टाइम टू टाइम ए टू रिमेन इन न्यूज एंड बी ऑफ कोर्स अपने तरीके से प्रहार करना। जो भी आपके सामने विपक्ष है, इस तरह के बयानात आते हैं, आते थे और आते रहेंगे। इसीलिए इनकी सच्चाई और संतुलन दोनों आपको देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर तरफ से आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यह सबसे पुराना फॉर्मूला है भारतीय राजनीति का, कुछ भी नया नहीं है जो एक चुनाव से या आने वाले किसी चुनाव से कभी बदलेगा। प्रभु, आपने इतने सालों बीजेपी पर नजर रखी है, आरएसएस के अंदर खाने क्या होता है उससे आप वाकिफ हैं। बीजेपी में भी, बीजेपी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, संगठन की अपनी मजबूती है, धन की कोई समस्या नहीं है, करिश्माई नेतृत्व है, एक लंबी कतार है काबिल नेताओं की। वो बातें सिट्रस पैरेबस अजम्पशन लगाते हैं, कीपिंग देम कांस्टेंट। आप तो अर्थशास्त्री भी हैं और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, पर क्या अरविंद केजरीवाल अंदर खाने जो थोड़ी कुलबुलाहट है, बहुत सारे गुट बन रहे हैं कि जी नितिन गडकरी नाराज हैं, राजनाथ सिंह बड़ी शालीन चुप्पी, आजकल सादे बैठे हैं, आरएसएस के लोग भी पूरा तन मन धन से वो प्रचार में नहीं लग रहे हैं, उन बातों को भी कुरेदने की कोशिश करते दिख रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? देखो, अरविंद केजरीवाल को अगर मैं चैरिटेबल एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये एक शंका पैदा करने की कोशिश की है वोटर्स के मन में कि मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी को वोट दो, मोदी 4 सीट मांगने आए, ये मोदी के लिए वोट है। तो वो पूछ रहे ये मोदी के लिए वोट नहीं है, आप इस बहकावे में मत आइए कि आप मोदी के लिए वोट कर रहे हैं, आप अमित शाह के लिए वोट कर रहे हैं। कि वो एक डाउट पैदा करके मोदी से उठा करके कि मोदी को वोट मत दो, अमित शाह को वोट क्यों दे रहे हो भाई। उन्होंने एक डाउट करने की कोशिश की है कि वो कहते हैं मोदी जी तो टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर हैं, 2025 में 2026 में जो भी होगा, ये नैरेटिव उनका हो सकता है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और अमित शाह के प्रति नेगेटिविटी हो सकता है ज़्यादा, ये उनके दिमाग में है, तो इसलिए वो एक नैरेटिव बदल है। दूसरी बात आपने कही कि आरएसएस की बात है, आरएसएस कभी भी इंडिविजुअल के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा देश है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तो पहले की मैं ज़्यादा बात नहीं बताता क्योंकि सीक्रेट कई बार होते हैं, बताने नहीं पड़ते। तो कोशिश की उनके यहाँ बर्थडे था, मोहन भागवत वहाँ पर आए हुए थे, ये बाद की बात है, जब हट गए थे तो क्या हुआ था, अध्यक्ष थे पार्टी के, वहाँ पर बात हो रही थी और वहाँ थे पाकिस्तान से कोई आ गए, आपको याद है उन्होंने कहा था कि सेकुलर कंट्री है ये है, और चीना की स्टेटमेंट के ऊपर। तो अमित शाह जब वहाँ पर बर्थडे हो रहा था अडवाणी जी का, मोहन भागवत थे, सारी लीडरशिप थी और वो उस वक्त पाकिस्तान से आए थे, अध्यक्ष हटाने में उनको 4 दिन लगे, सबको लगा या मोहन भागवत आ गए, आप कहाँ से हटेंगे वो। तो मेरे को लगता है कि आरएसएस जब किसी चीज़ पे फैसला करती है तो किसी भी व्यक्ति आरएसएस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु मोदी जी क्योंकि आरएसएस का एजेंडा जो है 100% नहीं 200% को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आरएसएस के स्वयंसेवक, आरएसएस के बाकी कार्यकर्ता बड़े खुश हैं। राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, सब चीज़ें हट गई, इसलिए उनके अंदर कोई भी परिवर्तन की चाह नहीं है। आज जिस स्थिति पर पहुंचे हैं बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग, वो बिकॉज ऑफ मोदी पहुंचे हैं। मोदी ने उनका 100% एजेंडा पूरा कर लिया है, इसलिए दूसरा योगी जो हैं वो लगते ही हिंदू हैं, वैसे ही बोलते भी हिंदुओं की भाषा है, परंतु वो शालीन भाषा आजकल बहुत जरूर बोल रहे हैं। अमित शाह थोड़े एग्रेसिव हैं, पिछले 3 दिन से अगर आपने देखा है, अमित शाह ने हैदराबाद के अंदर जो बोला, जो आजकल बोल रहे हैं, उन्होंने नैरेटिव को टोटल हिंदू नैरेटिव दे दिया है। मोदी जी भी उसी की भाषा को बोल रहे हैं। तो फिर वो कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि मंगलसूत्र क्यों डिस्कस हो रहा, मंगलसूत्र कितने दिन बाद आपने उठाया, आपने 15 दिन के बाद,
मंगलसूत्र एक दिन आया, 2 दिन चला, उसके बाद गायब हो गया। हाँ। अब नैरेटिव में हम फिर एक कॉमन जब समरी करते तो डिस्कस करते हैं, तो हर स्टेज पे आपको नए मंगलसूत्र मिलेंगे, नई मालाएं मिलेंगी, और नए यहाँ मुख्यमंत्री पर जो मिलेंगे। तो हर सिर्फ जब अमित तक शाह खत्म का नहीं नाम होते, नहीं आप लिया, अगर साथ ही में होता जाएगा। एक मिनट प्रभु, अमित शाह का नाम ही नहीं लिया बल्कि योगी आदित्यनाथ को भी जोड़ दिया कि अगस्त में इनकी छुट्टी कर दी जाएगी। ये जैसा विनोद कह रहे थे कि हाँ, ये पहले चरण से पहले कोशिश करें इसकी डिफरेंशिएट चर्चा बहुत पैदा करें, थी। जो आपने कहा। देखो मैंने कहा कि इस आपको, हम पत्रकार, आप भी सीनियर हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा सीनियर हूँ 45 साल के, तो मैं ये बात मैंने कि जो भी आज पहले चर्चा होती थी अडवाणी जी की या उनकी, तो हम लोगों को पता होता था, हम लोगों से बातें होती थी, तब पता लग जाता था। अब 2 लाभ के अलावा कोई बात ही नहीं करता। पत्रकार जिस तरह के इंटरव्यू हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, सवाल और जवाब देखे जा रहे हैं, किसी पत्रकार को किसने बताया? राजनाथ जी बोलते नहीं हैं, गडकरी ने मिलना कर दिया है, अमित शाह के पास वही लोग जाते हैं, बताया जाता है। किसने इनको बताया कि बदलने की बात हो रही है? ये गैस लगाए जा सकते हैं ना। पहले तो था कि हम लोगों की अप्रोच थी, मैं तो जिसके पास मर्जी चला जाता था, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ मैं जाता था, अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती थी, वही लोगों के साथ राजीव गांधी के साथ हुआ। परंतु अब जो है नैरेटिव बदल गया है, सिचुएशन बदल गई है, तो नैरेटिव बदल गया है, राजनीति की पिच भी बदलने की या बॉल अलग तरह की डाली जा रही है। आपको जोड़ना चाह रहे थे विनोद अग्निहोत्री? मैं ये कहना चाह रहा था कि भले हम आप गंभीरता से केजरीवाल के बयान को लें या न लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गंभीरता से लिया है। इसीलिए अमित शाह ने उसका तुरंत रिबटल दिया, जवाब दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि इस तरह के बयानों का चुनाव पे क्या असर हो सकता है। वरना वो इग्नोर कर सकती थी, उनको जरूरत नहीं थी कोई जवाब देने की कि ठीक है बोल गए। लेकिन तुरंत अमित शाह ने जो जवाब दिया है, देश के गृह मंत्री है, पार्टी के नंबर 2 के नेता है मोदी जी की तरफ से, तो इसका मतलब भाजपा के शीर्ष स्तर ने इस बयान को बहुत गंभीरता से लिया। क्या भाजपा भी बैंकिंग हेविली या सोलली ऑन मोदी उस एक्लीज हील को पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं क्या? भाजपा के पास तो मोदी नंबर 1, मोदी नंबर 2 पर, मोदी नंबर 3 पर और मोदी नंबर 10 तक, बाकी और कोई नेता है ही नहीं वहां पर। आप देखिए महाराष्ट्र की क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में हर उम्मीदवार चाहता है, 28 लोग भाजपा के टिकट से लड़ रहे हैं, हर उम्मीदवार चाहता है कि उसके निर्वाचन क्षेत्र में मोदी जी की रैली हो जाए। हाँ, दर्जन भर से ज्यादा कर चुके हैं। मोदी जी के 5 बाद की थी 2019 में, और 20 शायद रैली करेंगे। यहाँ बैठे सब साथी जानते हैं, मोदी जी के बाद अगर किसी वक्ता की देश में भाजपा के उम्मीदवार मांग करते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ की मांग करते हैं। बाकी अमित शाह भाषण देने जाए न जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं उस इलाके में या उसके बगल के इलाके में, और योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लग सकता है कि नहीं लग सकता है। देखिए, जो बातें उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए भाई 54 सीटें अभी वोट होना बाकी है की राजनीति में लंबे अरसे से अनौपचारिक रूप से चल रही हैं। सोशल मीडिया पर जिन बातों की धूम है, जो लोग आपस में बात करते हुए हमेशा ये बात करते हैं, ऑफिसों में, दफ्तरों में, सब जगह, उन बातों को औपचारिक रूप से एक खास तरह के राजनीतिक सूत्रीकरण के जरिए अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक नहीं, ये पहली बार इसमें देखिए, ये कल रद्दी की टोकरी में जाएगा, नैरेटिव चला जा रहा है, कौन जानता है? पर एक पहली बार क्या बीजेपी को लेकर ये सवाल उठा है कि मोदी के बाद कौन? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, ये चर्चा हमेशा होती रही है। अरविंद केजरीवाल ने केवल इस चर्चा पर इसे सार्वजनिक मंच पर ला दिया, मंच पर रख दिया है कि भाई मोदी के उत्तराधिकारी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी शंकाएं हैं, तरह तरह की अटकलें हैं, तरह तरह के कयास हैं। तो एक और इस चीज को चुनाव से जोड़ दिया है, मोदी की गारंटी से जोड़ दिया है। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हम केवल इन बातों को तिरस्कार पूर्वक ये कहकर कि ये एक व्यक्ति की उड़ान है, इसका गंभीरता से कोई संबंध नहीं है, ये उचित नहीं है। मेरा मानना है कि इन चीजों के रिपरकशन होते हैं, इन चीजों के आगे पीछे लोग सोचना शुरू करते हैं, खासतौर से कार्यकर्ताओं के दिमाग में सवाल उठता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वोटरों के दिमाग में सवाल बाद में उठेगा, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनके दिमाग में सवाल उठता है, क्योंकि कार्यकर्ता इन बातों पर बहुत चर्चा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता का लगातार जोश में रहना, किसी भी किस्म के भ्रम से अलग रहना, ये इस वक्त बहुत जरूरी है। तो अभिज्ञान, क्योंकि आपकी राय मुख्तलिफ है, केजरीवाल डरा रहे हैं या खुद डरे हुए हैं? जी अभिज्ञान, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है संदीप। मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। जो अभी अबे दुबे ने कहा, तो क्या केजरीवाल डरा नहीं रहे, खुद डरे हुए हैं?
क्या इस बयान के ये मायने भी निकाले जा सकते हैं? नहीं, ये मायने भी निकाले जा सकते हैं। और भाई ये कोई टोटलिटेरियन अप्रोच से नहीं कह रहा हूं कि आप केजरीवाल के हर बयान को डिसमिस कर दीजिए। हाँ, ये बयान जो है, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, अपनी बात को दोहरा रहा हूं। बहुत साल जो है वो मैंने भारतीय जनता पार्टी देखी है, इस पार्टी की भी पैदाइश देखी है अरविंद केजरीवाल की ऑप्टिक्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हाव भाव, अपने को पोजीशन करने का जनता के सामने, वो भी देखा है। बीजेपी की ऑप्टिक्स भी देखी है। तो ये सब बातों को देखते हुए मेरा कहना है कि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं, और अगर आप जैसे लोगों के बीच चर्चा नहीं होती तो ये बयान अरविंद केजरीवाल का मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरे आकलन में कोई मायने नहीं रखता 24 के चुनाव में, 4 जून को आने वाले नतीजों में। तो आप इसे पूरी तरह से बेमानी एक सवाल मानते हैं, पर जो ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, प्रभु, क्या ये चौथे चरण में हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं, और अभी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ये हो जाती हैं 30 सीटें, तो 54 सीटें अभी उत्तर प्रदेश की होनी बाकी हैं। हालांकि वहां पर आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई दखल नहीं है, पर 30 सीटों पर तो सीधा सीधा असर डालने वाली बात भी है। तो इंपैक्ट के तौर पर या वही एक माहौल बनाने को लेकर कैसे देख रहे हैं आप इसे? मैं पहले से कह रहा हूं कि मोदी जी अभी हटेंगे या उनके बारे में कौन उसके बाद आएगा, इसके बारे में चर्चा हो सकती है, ठीक है, डिस्कशन के लिए एक रोमांटिक नहीं, वो चर्चा तो हो गई। अब मैं असरात की बात कर रहा हूं, इलाकाई असरात की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं 30 सीटों की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर अरविंद केजरीवाल एक मेजर फैक्टर होंगे, क्योंकि वो कैंपेन करने वाले हैं। उनको देखने के लिए लोग आएंगे, उनको सुनने के लिए भी लोग आएंगे, क्योंकि न्यू फैक्टर है उनके ऊपर, एक लगा होगा सिम्पथी फैक्टर भी है, विक्टिम कार्ड भी खेला जाएगा, कुछ नई बातें करेंगे। तो उसके साथ देखें कि मूवमेंट ऑपोजिशन की कैंपेनिंग में थोड़ा पकड़ेगा। हरियाणा में भी होगा, दिल्ली में जैसे आज करने वाले हैं रोड शो, तो उसका इम्पैक्ट अरविंद केजरीवाल फैक्टर ये है कि ऑपोजिशन का कैंपेन थोड़ा दम पकड़ेगा, उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, लोग सुनने के लिए आएंगे कि वो स्पीकर भी अच्छे हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है पैन इंडियन जो खड़े साहब को बहुत कम लोग आते हैं। तो अगर आपको भीड़ इकट्ठी है, रोड शो इकट्ठा करना है, तो एक माहौल कॉम्पिटिटिव जो पॉलिटिक्स हो रही है, कितनी बड़ी भीड़ आप इकट्ठे कर सकते हैं, केजरीवाल उसमें मदद कर सकते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। जैसे अभी विज्ञान कह रहे थे कि उनकी भाषा से, उनके भाव से, उनको देखने के लिए तो 20 दिन जितने दिन वहां पर हैं, अरविंद केजरीवाल एक न्यू फैक्टर आके उभरे हैं उसके अंदर। तो न्यू फैक्टर देखने के लिए, चेहरे देखने के लिए तो मतलब लब्बो-लुबाब आखिरी कमेंट प्रभु आपसे लूं, इसके बारे में कुछ नहीं कहे। ये विपक्ष मान रहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हमारे पास चेहरा तो नहीं है, तो प्रधानमंत्री मोदी ही कितने दिन तक रहेंगे प्रधानमंत्री, इस बात पर सवाल उठा दो। नक्सल में क्या यह रणनीति अपनाई जा रही है? हाँ, ये वही है ना, बिल्कुल ठीक है। अरविंद केजरीवाल का भाषण भी सुना होगा आपने। मैं अरविंद केजरीवाल कह रहा हूं, उन्होंने भी मोदी जी की भाषा पकड़ ली है। उनको लगता है कि मैं उस भाषा में बोलूंगा तो शायद मैं भी मोदी बन जाऊंगा, परंतु वो तो होगा नहीं कि मैं अरविंद केजरीवाल कह रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल करप्शन से लड़ रहा है। तो ये जो आपने कहा कि वो अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं हायर लेवल पे, और सारी ऑपोजिशन के अंदर कोई भी पैन इंडियन नेता अभी नहीं है। ममता बनर्जी वहीं रहती हैं, वो वहां से निकलती नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को पैन इंडिया ऑल्टरनेटिव नेता बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो अब ये राजनीतिक शगुफा छोड़ा है, ये विमर्श बदलने की कोशिश है, ये नो बॉल है, फ्री हिट मिल गई है बीजेपी को, या ये यॉर्कर है, या जैसा अभय दुबे और विनोद अग्निहोत्री कह रहे हैं कि ये एक गुगली डाल दी है, और पहली बार उत्तराधिकार का सवाल का जवाब देने पर बीजेपी को मजबूर भी किया जा रहा है क्या? या जैसे अभिज्ञान कह रहे थे, ये रद्दी की टोकरी में चली जाएगी ये सुर्खी 1-2 दिन में ही। तो अब प्रधानमंत्री मोदी कितने साल तक, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बने रहेंगे? अब ऐसी एक आशंका, एक ट्रायल बलून फ्लोट किया है अरविंद केजरीवाल ने। अमित मथुरिया हैं, जयपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं विपक्ष बीजेपी का अगला प्रधानमंत्री बता सकता है, पर उसका खुद का पता नहीं। अब ये अपने आप में बिल्कुल वाजिब बात है। जबकि एएच खान है, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में रहते हैं,
उनका कहना है कि वर्तमान परिस्थिति में केजरीवाल की आशंका निराधार नहीं है। अब जनता जनार्दन इसे कैसे देखती है, ये 1-2 दिन की बात है या ये विमर्श कुछ लंबा खिंचेगा, लग जाएगा पता आने वाले दिनों में। आज इतना ही, नमस्कार।